नमस्कार, स्वागत है आपका युवा प्रदेश में। आज हम बात करेंगे हमारे देश के उस प्रदेश की जहां पर युवा सबसे ज्यादा उत्पीड़न झेल रहा है, परेशानी झेल रहा है। बात करेंगे बिहार की। और क्यों नहीं, वहां भुखमरी की बात नहीं है, बिहार में होने वाले पानी की समस्या की बात नहीं हो रही है, बिहार में राजनीतिक हलचल की बात करेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव अवसर पे है और दोनों ही तरफ पक्ष और विपक्ष में हलचल मची हुई है। सीटों का बंटवारा सही समय पर हो नहीं पा रहा है, दोनों ही दलों के नेता गुस्से में नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े सांसद इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। तो आइए आज बात करते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का और इस चुनाव का क्या परिणाम हो सकता है। पिछले कई महीनों से बिहार की राजनीति में कई मुद्दे सामने आए हैं। पहले एसआईआर का मुद्दा, फिर वोट चोरी का मुद्दा। प्रशांत किशोर मुद्दा तो नहीं थे, लेकिन मेहनत करके वो भी बिहार की राजनीति का एक मुद्दा बन गए कि पीके फैक्टर कितना जरूरी है राजनीति में। और कि क्या 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने आप को जमाए हुए नीतीश कुमार ये चुनाव भी निकाल ले जाएंगे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि उम्र उनका साथ नहीं देगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले सत्ताधारी दल की। एनडीए गठबंधन बिहार में राज कर रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस समय परेशानियां ज्यादा नजर आ रही हैं और मुसीबतें भी हर मोड़ पर नीतीश कुमार को देखनी पड़ रही हैं। सबसे पहली मुसीबत, सीटों के बंटवारे के बाद उनके विधायक सांसद उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। कल सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के एक सांसद ने यह तक कह दिया कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, मेरा सांसद होने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि टिकट बंटवारे में मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की गई, मेरी कोई सलाह नहीं ली गई। तो जब विधायकी का टिकट बंटने में एक सांसद की कोई भागीदारी है ही नहीं, तो मैं सांसद बन के क्या करूंगा, मैं इस्तीफा दे देता हूं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के विधायक तो नीतीश कुमार के घर के बाहर ही धरना दे बैठे, क्योंकि जो उम्मीदवारों की सूची निकली थी उसमें उनका टिकट कट गया था। ऐसे में नीतीश कुमार ऐसे में ये बात सामने आती है कि जदयू के भीतर भी आपसी मतभेद जारी हैं और सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी डील नीतीश कुमार ने की है उससे उनके नेता खुश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो वो इस समय जेडीयू से ज्यादा चिराग पासवान पर फोकस कर रहे हैं। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक बड़े दलित चेहरा है। उनके पास जो उनकी जातीय समीकरण का समर्थन है वो और दलों के पास उतनी मजबूती तौर पर शायद नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% था और उनके छोटे से दल के लिए यह एक बहुत अहम बात है। जहां एक तरफ लोग कह रहे थे कि रामविलास पासवान की राजनीति का भूत रोज रात को चिराग पासवान को सपने में आके डराता है, आज वही लोग कह रहे हैं कि रामविलास जी की विरासत को चिराग पासवान ने संभाल लिया है। ऐसे में चिराग पासवान ने अपनी बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी से 29 सीटें निकलवा ली, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है, क्योंकि उन्होंने मांगी ही 30 सीटें थी तो उन्हें लगभग उतनी सीटें मिल गई। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में जो बाकी दलित चेहरे हैं या जो बाकी पिछड़े समाज से आने वाले नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ सेम तौर पर बार्गेनिंग पावर नहीं मिलती है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, या फिर बिहार की ही बात कर ले तो जितन राम मांझी हो, जो कि एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में चिराग पासवान का मीटिंग के दौरान ये रुतबा ये बात साफ कर देता है कि चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में अपने दल को मजबूती से स्थापित करने में लग चुके हैं। अब बात आती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, बिहार का सबसे बड़ा दल, बिहार के सबसे बड़े दलों में से एक भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान की उंगलियों पर क्यों नाच रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर सताने लगा है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों का वोट उनके समर्थन से बिखर कर दूसरी पार्टियों में जा सकता है। जो काम लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कर दिया, अगर वही काम चिराग पासवान गुस्से में आकर बिहार में कर देते हैं तो उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती हुई नजर आएगी। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को मुंह मांगी डील देने को तैयार थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पिछड़े समाज के लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं जाना चाहिए। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार एक मजबूरी है। ये बात प्रशांत किशोर बहुत से इंटरव्यूज में दोहरा चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है कि अपने दम पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ ले। बिना नीतीश कुमार के और बिना नीतीश कुमार के चेहरे के उनके पास इतनी ताकत नहीं है और ना इतना वोटर बेस है कि वो पूरे बिहार में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ लें। अब बात करते हैं महागठबंधन की,
जहां पे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए उत्सुक हैं। इंटरव्यू में उनके समर्थक पूछ रहे हैं कि वो शपथ ग्रहण समारोह में किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन ऐसा ही घमंड हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं से पहले भी देखा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात लगभग तय लग रही थी। लेकिन सीट बंटवारे के बाद जब नतीजे सामने आए तो टीवी चैनलों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं रोते हुए नजर आ रहे थे। कहीं वही चीज बिहार में भी रिपीट तो नहीं होने वाली है। हालांकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कमजोरी झेलनी पड़ी थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कमजोर नजर आई थी। तो जहां एक तरफ तेजस्वी यादव उत्सुक है मुख्यमंत्री बनने के लिए, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का चांस क्या मजबूत है या नहीं है, इस पे सवाल ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद की बात करने वाली पार्टी आरजेडी अपने ही परिवार को संभाल नहीं पाई। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित करने के बाद अब जब तेज प्रताप यादव अपने ही भाई को ललकार रहे हैं, तो इससे पार्टी के भीतर भी मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या तेजस्वी यादव के साथ वही होने वाला है जो 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ हुआ था? क्या पार्टी के भीतर गुटबाजी के कारण आरजेडी ये विधानसभा चुनाव भी गवा बैठेगी, या फिर उसका प्रदर्शन 2020 से बेहतर होगा? अब बात आती है उस मामले की जिसको लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी बिहार में शोर मचा रहे हैं। जातीय समीकरण, एसआईआर, वोट चोरी। जातीय जनगणना का मुद्दा तो अब समाप्त हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें हामी भर दी। तो अब नया मुद्दा क्या है विपक्षी दलों के पास? अभी भी नौकरी का मुद्दा बाकी है। तेजस्वी यादव का सबसे अहम पहलू है कि वो नौकरी के नाम पर जाने जाते हैं। बहुत से युवाओं का यह मानना है कि नौकरी मतलब तेजस्वी। लेकिन क्या इतना काफी होगा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? क्योंकि बात ऐसी है कि तेजस्वी यादव अपने दम पर पूरे बिहार में जीत नहीं सकते, और कांग्रेस पार्टी का संगठन इतना मजबूत है नहीं कि उनको उतनी मजबूती से उतनी मजबूती से अपनी सीटें जीत पाए जो वो एक समय में जीता करते थे। तो अभी भी महागठबंधन के लिए ये चुनाव ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को मिलाकर और अन्य दलों को मिलाकर जो जातीय समीकरण एनडीए के पक्ष में बैठ रहा है, उससे अभी भी बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। अगर नवंबर में ऐसा नहीं होता है तो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तरह उन सभी राजनीतिक विशेषज्ञों को अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इस चुनाव के तीसरे पहलू की, जिसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो इंटरव्यूज में बैठ बैठ के न्यूज चैनलों पर जा जाकर नीतीश कुमार को ललकार रहे थे, सम्राट चौधरी के पुराने बयानों को, उनके पुराने मुकदमों को सामने ला रहे थे, कह रहे थे कि इनके ऊपर तो हत्या का आरोप है। जो तेजस्वी यादव पर और लालू यादव पर जंगल राज का और गुंडागर्दी का आरोप लगाए फिर रहे थे, अब उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जो इतने समय से डंका पीट रहे थे कि जनता मुझे जहां से बोलेगी मैं वहां से चुनाव लड़ लूंगा, और उन्होंने ये निर्णय भी ले लिया था कि वो बिहार में एक क्षेत्र से चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने अब ये कहा है कि चुनाव के दौरान संगठन का काम देखना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। अगर मैं खुद भी चुनाव लड़ूंगा तो मेरा जो ध्यान है वो भटक सकता है। इतने बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ का ध्यान खाली एक चुनाव जीतने में ही भटक जाएगा? वो आदमी है जिसने पार्टियों और पार्टियों को इतने सालों से चुनाव जितवाया है। तो मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई कि प्रशांत किशोर जैसे एक्सपर्ट और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट जो करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं पार्टियों को चुनाव जितवा के, उनके लिए अपना एक चुनाव जीतना इतना मुश्किल पड़ रहा है कि उन्होंने कहा कि नहीं, इससे मेरा ध्यान भटक जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर को यह बात समझ में आ गई है कि बिहार में जो जातीय समीकरण विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के बीच में बैठ चुका है, उसमें जन स्वराज को एक ही चुनाव में स्थापित करना मुश्किल होने वाला है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर बहुत कम सीटें जीतकर, अपनी सीट जीतकर विधानसभा जाते हैं, तो वहां पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को क्या मुंह दिखाएंगे? पिछले 6 महीने से तो वो सभी को ललकार रहे थे कि बिहार में जन स्वराज की सरकार बनने वाली है। लेकिन अब लग रहा है कि शायद प्रशांत किशोर को भी पता चल गया है कि सरकार तो दूर, बहुत ज्यादा विधायक भी जन स्वराज के जीतकर नहीं आने वाले हैं। बहुत ही अजीब बात है कि प्रशांत किशोर ने ऐन मौके पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अगर ध्यान की बात होती तो अखिलेश यादव का ध्यान तो सबसे ज्यादा बट रहा था लोकसभा चुनाव में, फिर भी अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। तो ऐसे में प्रशांत किशोर, जिनका एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं है, उनके लिए इतनी बड़ी परेशानी कैसे बन गई? अब आते हैं दूसरे पहलू पर, असदुद्दीन ओवैसी।
अगर सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर देते हैं तो तेजस्वी यादव को नुकसान हो सकता है। तो ये दोनों ही पहलू एनडीए गठबंधन से ज्यादा महागठबंधन को नुकसान देने पर तुले हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से चुनावी मौसम आते ही हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है वाली मोदी जी की क्लिप सबको याद आ जाएगी। परिवारवाद चिल्लाने वाले महागठबंधन के आलोचक अब इस बात को अनदेखा कर देंगे कि जितन राम मांझी की पार्टी में उन्होंने अपनी समधन अपनी बहू तक को टिकट दे दिया है। वो ये बात भूल जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं सम्राट चौधरी, वो भी एक बहुत बड़े नेता के ही बेटे हैं। ये सारा परिवारवाद न्यूज चैनलों की टीवी डिबेटों में गायब हो जाएगा। दिखेगा तो सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि भले हमें नवंबर तक पता चले कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, एक बात तो साफ हो जाती है कि एक बार फिर से बिहार का गरीब पीड़ित युवा हताश होने वाला है, वो और भी ज्यादा परेशान होने वाला है। विधानसभा चुनाव के नतीजे जो भी आए, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि 243 सीटों में प्रशांत किशोर चाहे 243 जीत जाएं, चाहे 2 सीटें, हर विधानसभा सीट पर बहुत सारे पिछड़े परिवार जरूर हार जाएंगे।